फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 7 अगस्त के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, साथ ही इसकी डिटेल जानकारी भी देंगे। दोस्तों, आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं 7 अगस्त के करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जापान ने किस दिन अपने 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमले की 75वीं वर्षगांठ मनाई? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा 6 अगस्त को। जापान ने 6 अगस्त के दिन अपने 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमले की 75वीं वर्षगांठ मनाई। और दोस्तों, बता दें कि जापान में 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा में परमाणु बम का हमला हुआ था और ये हमला इतना ज़बरदस्त था कि इसकी वजह से कुछ ही पल में 80,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई थी। और दोस्तों, हिरोशिमा में हुए परमाणु बम हमले से जापान उबरा भी नहीं था कि 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी में परमाणु बम हमला हुआ और इस दिन सुबह के करीब 11 बजे शहर के ऊपर परमाणु बम गिराया गया। इस हमले से 40,000 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई थी। विस्फोट के बाद रेडियो एक्टिव विकिरण के संपर्क में आने और विस्फोटों के बाद हुई काली बारिश से भी दोनों शहरों में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, याद रखिएगा, जापान ने 6 अगस्त को अपने 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमले की 75वीं वर्षगांठ मनाई। दोस्तों, जापान के बारे में बात हो रही है तो जापान के प्रधानमंत्री है शिंजो अबे, राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है जापानी येन। और दोस्तों, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात हो रही है तो हाल ही में 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। श्रावण पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है हर साल और इस साल 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाई गई। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पहली किसान रेल को महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से बिहार स्थित किस रेलवे स्टेशन तक चलाने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा दानापुर तक। और दोस्तों, कि देश में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने इस साल से किसान रेल शुरू करने की घोषणा की थी और भारतीय रेलवे ने 7 अगस्त को किसान रेल सेवा को शुरू करने की घोषणा किया। ठीक है, तो 7 अगस्त को पीयूष गोयल, रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा 7 अगस्त को इस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। और दोस्तों, यह किसान रेल की शुरुआत महाराष्ट्र से बिहार के बीच हो रही है। भारतीय रेलवे ने पहली किसान रेल को महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से बिहार स्थित दानापुर रेलवे स्टेशन तक चलाने का फैसला किया है और किसान रेल इन 2 स्टेशनों के बीच लगभग 1519 किलोमीटर का सफर करीब 32 घंटे में तय करेगी। और दोस्तों, साथ ही बता दें, किसान रेल स्पेशल पार्सल ट्रेन है जिसमें अनाज, फल और सब्जियों को लाने ले जाने का काम किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय रेलवे ने पहली किसान रेल को महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से बिहार स्थित दानापुर रेलवे स्टेशन तक चलाने का फैसला किया है और इसे 7 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। और दोस्तों, यहाँ महाराष्ट्र के बारे में बात हो रही है तो महाराष्ट्र में हाल ही में प्रोजेक्ट प्लैटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया गया है। और साथ ही बता दें, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई,
राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी और उप मुख्यमंत्री है अजीत पवार। दोस्तों बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार में हाल ही में बिहार की जल निश्चय योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। ठीक है, ओके। और बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई। राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान और चीफ जस्टिस हैं संजय करोल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक्स वैक्सीन इंटेलिजेंट नेटवर्क EVIN कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा 32। इलेक्ट्रॉनिक्स वैक्सीन इंटेलिजेंट नेटवर्क में 32 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स वैक्सीन इंटेलिजेंट नेटवर्क EVIN एक नवीन तकनीक समाधान है जिसका उद्देश्य देश भर में टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों को मजबूत करना है। इसका कार्यान्वयन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किया जा रहा है। फिलहाल EVIN 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच चुका है और जल्द ही शेष राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लद्दाख और सिक्किम में पहुंच जाएगा। वर्तमान में 22 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 585 जिलों में 23,507 कोल्ड चेन पॉइंट नियमित रूप से कुशल वैक्सीन लॉजिस्टिक प्रबंधन के लिए EVIN तकनीक का उपयोग कर रही है। और EVIN का प्रशिक्षण देकर एक 40,420 से अधिक वैक्सीन कोल्ड चेन संचालकों को डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग से रूबरू कराया गया। भंडार में रखे गए टीकों की सटीक तापमान की समीक्षा के लिए वैक्सीन कोल्ड चेन उपकरणों पर लगभग 23,900 इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर लॉगर लगाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंट नेटवर्क 32 राज्य केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एरोस्पेस, डिफेंस गुड्स और सेवाओं समेत अन्य रक्षा उत्पादों से 2025 तक 1,75,000 रुपयों के टर्नओवर की प्राप्ति हेतु किस नीति को लागू किया गया है? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, रक्षा उत्पाद और निर्यात संवर्धन योजना 2020 को लागू किया गया है। एरोस्पेस, डिफेंस गुड्स और सेवाओं समेत अन्य रक्षा उत्पादों से 2025 तक 1,75,000 रुपये के टर्नओवर की प्राप्ति हेतु रक्षा उत्पाद और निर्यात संवर्धन योजना 2020 नीति को लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत ने मालदीव इंडस्ट्रियल फिशेस कंपनी को कितने करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, 1,80,00,000 अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। भारत ने मालदीव इंडस्ट्रियल फिशेस कंपनी को 1,80,00,000 अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। और दोस्तों इस परियोजना में मछलियों को जमा करने और उनके भंडारण की सुविधाओं और टूना मछली पकाने तथा मछली के चारे की तैयारी के लिए संयंत्रों की स्थापना में इस राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ऋण भारत सरकार द्वारा 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर ऋण पेशकश का एक हिस्सा है। इस ऋण को 20 साल में अदा करना है, जिसमें 5 वर्ष के लिए छूट भी दी जाएगी। मालदीव के लोगों के जीवन में मछली का बहुत महत्व है और इसके निर्यात के माध्यम से देश की आर्थिक व्यवस्था भी ठीक रहती है। इस परियोजना से मालदीव वासियों को लाभ पहुंचेगा और नए बाजार मिलेंगे। मछली पकड़ने और उनके भंडारण की क्षमता बढ़ेगी और ये आमदनी का एक स्रोत भी होगा। और दोस्तों मालदीव के बारे में बात हो रही है तो मालदीव की राजधानी है माले, मुद्रा है मालदीवियन रुपया
और राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत ने मालदीव इंडस्ट्रियल फिशेस कंपनी को 1,80,00,000 अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2020-21 के बाद वर्तमान पॉलिसी रेपो दर क्या है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा 4.00%। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और रेपो दर को 4% पर पूर्ववत रखा गया। रेपो दर है 4.0%, रिवर्स रेपो दर है 3.35%, सीमांत स्थायी सुविधा दर है 4.25% और बैंक दर है 4.25%। नगद आरक्षित अनुपात है 3% माइनस और वैधानिक तरलता अनुपात है -18%। और दोस्तों आरबीआई के बारे में बात हो रही है तो बता दें कि आरबीआई की स्थापना 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। हिल्टन यंग कमेटी ने 1926 की सिफारिश पर 1934 में आरबीआई एक्ट पास किया था, जिसके तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना 5 करोड़ की इनिशियल कैपिटल के साथ कोलकाता में शुरू किया गया था। 1937 में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। पहले इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी और 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। और आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में इस 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल 3 साल का होता है और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा आरबीआई के बारे में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, मुख्यालय है मुंबई और प्रेजेंट गवर्नर है शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, मनोज सिन्हा को। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद मनोज सिन्हा को वहां का उपराज्यपाल बनाया गया है। और दोस्तों ये हैं मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पर नियुक्त हुए हैं। और इसके साथ ही बता दें, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं मनोज सिन्हा जी। ठीक है दोस्तों, और मनोज सिन्हा जी उपराज्यपाल जीसी मुर्मू के इस्तीफा देने के बाद उन्हें नियुक्त किया गया है। किन्हें? मनोज सिन्हा को उनकी जगह पे उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों साथ ही बता दें, सत्यपाल मलिक जी गोवा के राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और साथ ही हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन जी का निधन हो गया, तो वहाँ का कार्यभार भी उन्होंने संभाला है राज्यपाल के रूप में। अर्थात आनंदीबेन पटेल जी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं। कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा दोस्तों। और साथ ही बता दें कि मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्होंने जीसी मुर्मू की जगह ली है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी को कितने महीने का सेवा विस्तार दिया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, 18 महीने का सेवा विस्तार दिया है। दोस्तों केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी प्रमुख अजय त्यागी का कार्यकाल बढ़ा दिया है और उनका कार्यकाल इस साल सितंबर के आखिर में खत्म हो रहा था। केंद्र सरकार ने
अजय त्यागी के कार्यकाल को फरवरी 2022 तक लिए बढ़ा दिया है, मतलब 18 महीनों के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। और साथ ही दोस्तों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के बारे में बात हो रही है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई में और सेबी प्रमुख कार्य प्रतिभूति बाजार के विकास का उन्नयन करना तथा उसे विनियमित करना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 अगस्त से 3 अगस्त तक आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी को मिला है। 1 अगस्त से 3 अगस्त तक आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी को मिला। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT को उत्तर प्रदेश में नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इस महीने की 1 से 3 अगस्त तक आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार मिला है। और डिजिटल उत्पाद बनाने की लगातार 36 घंटे की इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने मिलकर किया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन किसने किया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने मिलकर किया। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ की 6 सदस्यों वाली टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से तकनीकी समस्या का समाधान करके 1 लाख रुपए का पुरस्कार जीता। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा 1 अगस्त से 3 अगस्त तक आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार मिला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार द्वारा शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू किया गया? इसका आंसर है डी आंसर सही हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू किया गया। और दोस्तों बता दें कि इस योजना का लाभ राज्य के 12,50,000 तेंदुपत्ता संग्राहकों को इसका लाभ मिलेगा और लघु वनोपज सहकारी संघ ने इसके लिए पहले ही 16 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। अब तक भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से तेंदुपत्ता संग्राहकों की बीमा होती थी। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की बीमा मिलेगी। इसके साथ ही यदि संग्राहक परिवार के मुखिया की 50 से 59 वर्ष की आयु के बीच सामान्य मृत्यु होती है तो 30,000, दुर्घटना मृत्यु होने पर 75,000 और दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति पर 75,000 और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37,500 की सहायता अनुदान राशि में परिवार को नामांकित व्यक्ति तथा उत्तराधिकारी को दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू किया गया है। और दोस्तों शहीद महेंद्र कर्मा के बारे में जान लेते हैं। शहीद महेंद्र कर्मा बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाते थे। वह आदिवासियों के हक की लड़ाई में दमदारी से खड़े रहे। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में 25 मई 2013 को झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में महेंद्र कर्मा सहित 29 लोगों की मौत हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के बारे में बात हो रही है, तो छत्तीसगढ़ में हाल ही में गोधन न्याय योजना की भी शुरुआत हुई। गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलोग्राम गोबर खरीदा जाएगा। और इसके साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना की भी शुरुआत हुई थी, जिसके में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की भी शुरुआत हुई छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भारत की पहली ई लोक अदालत की भी शुरुआत हुई।
छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई। राजधानी है रायपुर। राज्यपाल है अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में हाल ही में रोको टोको अभियान की शुरुआत हुई। साथ ही मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने छात्रों की शैक्षणिक नियमितता बनाए रखने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की भी शुरुआत किया है। और रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र की भी स्थापना हुई मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और चीफ जस्टिस हैं A.K. मित्तल। झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 में हुई। राजधानी है रांची। राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र में हाल ही में प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया गया। और साथ ही बता दें, हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता का निधन हो गया। उनका शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर का हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हो गया। इन चीज़ों को भी याद रखेगा। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों के छात्र और छात्राओं को स्मार्टफोन वितरण को मंजूरी दी है? इसका आंसर है बी आंसर सही है, पंजाब सरकार ने। पंजाब कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों के छात्र और छात्राओं के इस वर्ष कोविड-19 महामारी की वजह से ऑनलाइन 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं को नवंबर महीने तक 1,73,823 स्मार्टफोन बांटने का फैसला किया है। इन मोबाइल फ़ोन में कई स्मार्ट फीचर्स जैसे टच स्क्रीन कैमरा के अलावा पहले से मौजूद सरकारी एप्लीकेशन जैसे ई सेवा ऐप, इसमें स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मंजूरी प्राप्त 11वीं और 12वीं कक्षा का ई पाठ्यक्रम शामिल होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में घोषित द पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम को लागू कर दिया है। और सितंबर 2019 में एक मीटिंग के दौरान कैबिनेट ने उन 11वीं और 12वीं कक्षा की सरकारी स्कूलों की 1.5 लाख छात्राओं को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान मोबाइल फ़ोन मुहैया कराने का फैसला किया था, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, पंजाब राज्य सरकार की कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों के छात्र और छात्राओं को स्मार्टफोन वितरण को मंजूरी दी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और किस संस्थान ने संयुक्त रूप से जल मौसम संबंधी खतरों के जोखिम को कम करना विषय पर एक वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, भारत मौसम विज्ञान विभाग। भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने जल मौसम संबंधी खतरों के जोखिम को कम करना विषय पर वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया। वेबिनार श्रृंखला में 4 विषयों को वेबिनार आयोजित किया गया है। तूफान और आकाशीय बिजली, बादल का फटना और बाढ़, चक्रवात और तूफान का बढ़ना तथा जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम घटनाएं। इन 4 विषयों का वेबिनार आयोजित किए गए हैं। और इस वेबिनार का विषय क्या है? जल मौसम संबंधी खतरों की जोखिम को कम करना। और इसे आयोजित किया जा रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। और दोस्तों, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने वेबिनार श्रृंखला के तूफान और आकाशीय बिजली विषय पर आयोजित पहले वेबिनार का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों के लिए शॉप इंश्योरेंस के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका आंसर है डी आंसर सही हमारा, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ।
एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों के लिए शॉप इंश्योरेंस के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है और इसके तहत स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी कवर के रूप में दुकान के अंदर आग और संबंधित खतरों, चोरी आदि के कारण संपत्ति के नुकसान के मामले में वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीईओ है अनुव्रत विश्वास। इसकी स्थापना जनवरी 2017 में हुई। भारतीय एक्सा लाइफ के बारे में जान लेते हैं। भारतीय एक्सा लाइफ का मुख्यालय है मुंबई। सीईओ है संजीव श्रीनिवास और इसकी स्थापना 2008 में हुई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस कंपनी ने अमेज़न वेब सर्विस के साथ बहुवर्षीय रणनीतिक सहयोग समझौते की घोषणा की है? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने। दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल ने भारत में व्यवसायों के क्लाउड समाधान की पेशकश करने के लिए अमेज़न वेब सर्विस के साथ बहुवर्षीय रणनीतिक समझौते करने की घोषणा की। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया। इस पुस्तक के संपादक कौन है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, परमेश्वरन अय्यर। दोस्तों, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर द्वारा संपादित पुस्तक स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन का हिंदी में अनुवाद किया गया और उसे स्वच्छ भारत क्रांति के रूप में प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक को आधिकारिक रूप से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कपड़ा एवं महिला तथा बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी द्वारा नई दिल्ली में विमोचन किया गया। इसके बाद पुस्तक और स्वच्छ भारत मिशन पर दोनों मंत्रियों के द्वारा परमेश्वरन अय्यर द्वारा पर एक चर्चा हुई। तो दोस्तों याद रखिएगा, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी द्वारा नई दिल्ली में किया गया और इस पुस्तक के संपादक हैं परमेश्वरन अय्यर। तो दोस्तों ये तो था 7 अगस्त के करंट अफेयर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करंट अफेयर्स आधारित जीके वन लाइनर पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, बांध में पहली बार पानी भरने से चर्चा में रही ग्रैंड इथोपियन रेंसा बांध को किस नदी पर बनाया गया है और इस परियोजना को लेकर किन देशों के मध्य मुख्य रूप से विवाद है? तो दोस्तों इसका आंसर है ग्रैंड इथोपियन रेंसा बांध को नील नदी पर बनाया गया है और इस परियोजना को लेकर इथोपिया और मिस्र के मध्य मुख्य रूप से विवाद है। ठीक है दोस्तों, ये तो याद रखिएगा। ग्रैंड इथोपियन रेंसा बांध कहाँ पर है? नील नदी में स्थित है और इस परियोजना पर इथोपिया और मिस्र के मध्य विवाद है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका को संविधान पीठ में सौंपने से चर्चा में रहे स्वर्ण गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने हेतु संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? इसका आंसर है 103वां संशोधन। स्वर्ण गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने हेतु संविधान में 103वें संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में लद्दाख में तैनात करने से चर्चा में रही T90 क्या है एवं इसका विकास मूलतः किस देश के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है T90 भारत का एक मुख्य लड़ाकू टैंक है जिसका उपनाम है भीष्म और इसका विकास मूलतः रूस द्वारा किया गया था। ठीक है, तो लद्दाख में तैनात करने से चर्चा में रहे T90 भारत का एक मुख्य लड़ाकू टैंक है भारत का मुख्य लड़ाकू टैंक है T90 और इसका उपनाम है भीष्म और इसे रूस के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योजना के लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करने से चर्चा में रहे गोधन न्याय योजना का संचालन किस राज्य के द्वारा किया जा रहा है?
इसका आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। गोधन न्याय योजना का संचालन छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा किया जा रहा है। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजार्ड रिस्क रिडक्शन विषय पर वेबिनार से चर्चा में रहे सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है एवं इसे कब अपनाया गया? दोस्तों इसका आंसर है सेंडाई फ्रेमवर्क है आपदा न्यूनीकरण के प्रथम व्यापक वैश्विक संधि और इसे 2015 में अपनाया गया। सेंडाई जापान में अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजार्ड रिस्क रिडक्शन विषय पर वेबिनार से चर्चा में रहे सेंडाई फ्रेमवर्क है आपदा न्यूनीकरण के प्रथम व्यापक वैश्विक संधि और इसे 2015 सेंडाई जापान में अपनाया गया था। तो दोस्तों हमने करंट अफेयर्स आधारित जीके पर डिस्कस कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा नींव रखे जाने से चर्चा में रही भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ट्विटर और गूगल के विकल्प माने जाने वाले किन ऐप्स को प्रतिबंध कर दिया गया? इसका आंसर है वीबो और वैधु सर्च को प्रतिबंध कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लेबनान की राजधानी बैरूत में किस रासायनिक पदार्थ के कारण विस्फोट हुआ? इसका आंसर है अमोनियम नाइट्राइट रासायनिक पदार्थ के कारण विस्फोट हुआ लेबनान की राजधानी बैरूत में। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में कितने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नामित किया है? इसका आंसर है 3 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नामित किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनधन बैंक खातों की संख्या कितनी हो गई है? इसका आंसर है दोस्तों 40 करोड़। ठीक है, जनधन बैंक खातों की संख्या 40 करोड़ हो गई है। अगला क्वेश्चन है, एचडीएफसी बैंक के अगले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी बैंक के अगले सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस निजी क्षेत्र के बैंक ने ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है? इसका आंसर है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? इसका आंसर है 2 साल के प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है बीसीसीआई ने। हाल ही में मार्क एंथोनी फिलिप्स ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? इसका आंसर है वह देश है गुयाना। मार्क एंथोनी फिलिप्स ने गुयाना देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा केंद्रीय एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में लोगों को सक्षम बनाने हेतु परिवार पहचान पत्र पहल को शुरू किया है? इसका आंसर है दोस्तों हरियाणा ने। हरियाणा राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए लोगों को सक्षम बनाने हेतु परिवार पहचान पत्र पहल की शुरुआत किया गया हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा कोऑपरेटिव संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन में मदद हेतु किस चैनल की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है वह चैनल है सहकार कोऑपरेटिव चैनल का शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? इसका आंसर है जल निश्चय योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। हाल ही में जारी हुई फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में किस कंपनी को दुनिया के शीर्ष ब्रांड के रूप में रैंकिंग मिली है?
इसका आंसर है एप्पल कंपनी को फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में एप्पल कंपनी को दुनिया के शीर्ष ब्रांड के रूप में रैंकिंग मिली है। हाल ही में महाराष्ट्र के किस पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका आंसर है शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी आयरलैंड के राजनेता और पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है दोस्तों शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जॉन ह्यूम को, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था 6 अगस्त के करंट अफेयर्स का रीजन, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों आज हमने 7 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।